एवरीवन, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अध्याय 9 जंतुओं में जैव प्रक्रम से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। आइए और अधिक सीखें। चलिए सबसे पहले प्रश्न 1 पढ़ते हैं। प्रश्न 1, रिक्त बक्सों को उपयुक्त भागों से भरकर आहार नाल के द्वारा भोजन की यात्रा को पूरा कीजिए। तो बच्चों, हमने भोजन की संपूर्ण यात्रा का अध्ययन किया है। चलिए उसी की सहायता से हम इस पूरे बक्सों को, खाली बक्सों को जो है भरते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले है भोजन जो हम खाते हैं। उसे पहले कहाँ आता है? मुंह में। मुंह के बाद ये भोजन जाता है ग्रास नली में। तो यहां आप लिखेंगे ग्रास नली। ये है आपकी ग्रास नली। इसके पश्चात भोजन जाता है अमाशय में और अमाशय के बाद जाता है क्षुद्रांत्र में। तो यहां हम लिखेंगे क्षुद्रांत्र, क्षुद्रांत्र। और उसके पश्चात जाता है बृहदांत्र में। यहां पे हम लिखेंगे बृहदांत्र। और अंत में ये भोजन गुदा द्वार पर जाता है। अब हम प्रश्न 2 करते हैं। साहिल ने परख नली क में रोटी के कुछ टुकड़े डाले। नेहा ने परख नली ख में रोटी के टुकड़ों को चबाकर डाला और संतुष्टि ने परख नली ग में उबले हुए आलू मसल कर डाले। उन सभी ने क्रमशः परख नली क, ख और ग में आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डाली। उनके क्या अवलोकन होंगे? कारण बताइए। तो चलिए उत्तर देखते हैं बच्चों। तो यह उत्तर, परख नली का में रोटी के टुकड़ों का रंग आयोडीन डालने पर नीला काला हो जाएगा, क्योंकि रोटी में मंड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है जो आयोडीन के साथ प्रतिक्रिया करता है। परख नली खा में चबाई गई रोटी का रंग परिवर्तित नहीं होगा या बहुत हल्का नीला काला होगा, क्योंकि लार, बच्चों आपके मुख में लार होती है ना, वही लार ने मंड को शर्करा में विघटित कर दिया है। परख नली ग में उबले हुए आलू का रंग भी नीला काला हो जाएगा, क्योंकि आलू में भी मंड मौजूद है। तो चलिए अब प्रश्न 3 पढ़ते हैं। प्रश्न 3 में क्या है बच्चों? श्वास लेने में, ये देखिए प्रश्न 3, श्वास लेने में डायाफ्राम की क्या भूमिका है? अब आपको यह बताना है कि डायाफ्राम की क्या भूमिका है। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। अब इन 4 विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला विकल्प है वायु को निस्यंदित करना। दूसरा विकल्प है ध्वनि उत्पन्न करना। तीसरा विकल्प है अंतःश्वसन और उच्छ्वसन में सहायता करना। चौथा विकल्प है ऑक्सीजन अवशोषित करना। तो इसका बच्चों सही उत्तर है विकल्प 3। विकल्प 3 सही उत्तर है, अंतःश्वसन और उच्छ्वसन में सहायता करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आपको इसमें सही मिलान करना है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं। पहले नंबर पर है नासा द्वार, दूसरे पे है नासापथ, तीसरे पे है श्वास नली, चौथे पे कुपिकाएं और 5वें पे पसली पिंजर। तो चलिए इसका सही विकल्प क्या होगा वो हमें पढ़ना है। नासा द्वार का क्या होगा सही विकल्प? नासा द्वार क्या कार्य करती है? नासा द्वार का कार्य क्या है वो आपको देखना है। ये देखिए, बाहर से हवा प्रवेश करती है, तो ये इसका कार्य है, बाहर से हवा प्रवेश करती है, बिल्कुल सही। दूसरा देखते हैं, दूसरा है नासापथ। नासापथ का क्या है? नासापथ क्या कार्य करता है? नासापथ करता है, ये घ है, सूक्ष्म रोम और श्लेष्मा हमारे द्वारा ग्रहण की गई वायु में से धूल और गंदगी को रोकने में सहायक है। चलिए अब तीसरे पे आते हैं। तीसरे का है श्वास नली और इसका सही विकल्प है अड़ा वाला, इसका सही विकल्प है। और यह है
इस भाग से होकर वायु हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा कुपिकाएं। ये देखिए चौथे नंबर पर है कुपिकाएं। कुपिकाएं क्या करती हैं? कुपिकाओं का कार्य है गैसों का विनिमय होता है। इसके पश्चात अंतिम है पांचवे पे पसली पिंजर। और पसली पिंजर का क्या कार्य होता है बच्चों? ये देखिए गा है, फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इस तरह हमने यह मिलान वाला भी इस प्रश्न को भी हमने कर लिया है। आइए अब प्रश्न 5 को पढ़ते हैं। प्रश्न 5, अनिल ने अपनी सहपाठी सानवी से कहा कि श्वसन और श्वास लेना एक ही प्रक्रिया है। अनिल को यह समझाने के लिए कि यह कथन सही नहीं है, सानवी उससे क्या प्रश्न पूछ सकती है? चलिए अब उत्तर देखते हैं। सानवी अनिल से पूछ सकती है कि श्वास लेने से शरीर में ऑक्सीजन कैसे जाती है और श्वसन में उसका उपयोग कैसे होता है। और साथ में बच्चों आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है क्योंकि ये एक प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 6 पे। प्रश्न 6 में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और क्यों? यानी आपको ये बताना है कि कथन अगर सत्य है तो क्यों है। अब देखिए यहाँ पे 3 बच्चे हैं। पहली है अनु। अनु क्या कह रही है? हम वायु को अंतः श्वसित करते हैं। फिर दूसरी है शानू, हम ऑक्सीजन को अंतः श्वसित करते हैं। चलिए तीसरी तनु, हम ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंतः श्वसित करते हैं। तो इन तीनों में से जो सही विकल्प है, मतलब जिसका कथन सही है, वो है तनु। तो उत्तर लिखेंगे हम, तनु का कथन सत्य है। हम ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंतः श्वसित करते हैं क्योंकि अंतः श्वसित वायु में लगभग 21% वायु होती है। ठीक है बच्चों, अब चलिए प्रश्न 7 पे चलते हैं। प्रश्न 7 क्या कह रहा है? जब हम श्वास के साथ धूल भरी वायु को अंदर लेते हैं तो प्रायः हम छींकते हैं। इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं? बच्चों आपने भी ये अनुभव प्राप्त किया होगा कि धूल से गुजरते वक्त या धूल जब होती है तो आपको भी छींक आती है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। जब हम धूल भरी वायु को श्वास के साथ अंदर लेते हैं तो नासा द्वार में मौजूद सूक्ष्म रोम और श्लेष्मा धूल को पाशित करते हैं। यह धूल नासा पथ में जलन पैदा करती है जिसके कारण हम छींकते हैं। चलो आगे चलते हैं प्रश्न 8 पे। प्रश्न 8, कक्षा 7 की छात्राएं परिधि और अनुषा ने अपने प्रातःकालीन व्यायाम के लिए दौड़ना आरंभ किया। अपनी दौड़ पूरी करने के बाद उन्होंने प्रति मिनट ली जाने वाली श्वासों की गिनती की। अनुषा परिधि की अपेक्षा अधिक तेजी से श्वास ले रही थी। परिधि की अपेक्षा अनुषा द्वारा अधिक तेजी से श्वास लेने के कम से कम 2 संभावित कारण बताइए। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसके 2 संभावित कारण हैं। पहले आप लिखेंगे संभावित कारण। पहला है अनुषा ने परिधि की तुलना में अधिक तेजी से या अधिक दूरी तक दौड़ा होगा जिससे उसके शरीर को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई। दूसरा कारण देखते हैं, अनुषा की शारीरिक क्षमता या फिटनेस स्तर परिधि से कम हो सकती है। बच्चों ये सकती है, ये ई की मात्रा है, जिसके कारण उसे दौड़ने के बाद अधिक तेजी से श्वास लेने की जरूरत पड़ी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 पे यदु ने अपने एक विचार के परीक्षण के लिए एक प्रयोग किया। उसने 2 परख नलियां क और खाली। परख नलियों को पानी से आधा भरकर और उनमें 1 चुटकी चावल का आटा मिलाकर उन्हें अच्छी तरह हिलाया। परख नली ख में उसने बूंदे लार की मिलाई। कुछ बूंदे बच्चों उसने अपनी लार की मिलाई। दोनों परख नलियों को उसने 35 से 40 मिनट के लिए यथावत रहने दिया। उसके बाद उसने दोनों परख नलियों में आयोडीन विलयन डाला। प्रयोग के परिणाम चित्र 9.15 में दर्शाए गए। ये देखिए बच्चों, यह है चित्र 9.15 है। आपके विचार से वह क्या परीक्षण करना चाहता है? तो चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर होगा, यदु यह परीक्षण करना चाहता है कि लार
मंड यानी चावल के आटे को शर्करा में विघटित करती है या नहीं। यानी कि जो हमारी लार है वह चावल के आटे को, क्योंकि हमें पता है ये मंड है और मंड क्या है, कार्बोहाइड्रेट, तो ये इसको शर्करा में विघटित करती है या नहीं। परखनली खां में लार मिलाने के कारण मंड शर्करा में बदल गया, इसलिए आयोडीन डालने पर रंग नीला काला नहीं हुआ, जबकि परखनली का में मंड की उपस्थिति के कारण रंग नीला काला हो गया। तो चलिए अगला चलते हैं, अंतिम प्रश्न है प्रश्न 10। प्रश्न 10 को देखते हैं बच्चों। रक्षिता ने 2 स्वच्छ परख नलियां क और ख लेकर एक परीक्षण अभिकल्पित किया। उसने दोनों परख नलियों को चित्र में दर्शाए अनुसार चूने के पानी से भर दिया। परख नली क में अंतःश्वसित वायु को नली द्वारा चूषित करके प्रवाहित किया गया। ये देखिए बच्चों, परख नली ख में नली के द्वारा उच्छ्वसित वायु को फूंक कर प्रवाहित किया गया। ये देखो, ये खा वाला है, इसमें ये वायु को फूंक रही है। ये देखिए इस प्रकार। चित्र 9.16 आपके विचार से वह क्या जांचना चाहती है, वह कैसे अपने निष्कर्षों की पुष्टि कर सकती है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर होगा, रक्षिता यह जांचना चाहती है कि उच्छ्वसित वायु में अंतःश्वसित वायु की तुलना में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वह अपने निष्कर्षों की पुष्टि कर सकती है क्योंकि परखनली खां में उच्छ्वसित वायु डालने पर चूने का पानी दूधिया हो गया, जो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति को दर्शाता है। परखनली क में अंतःश्वसित वायु से चूने का पानी दूधिया नहीं हुआ। तो बच्चों इस प्रकार हमने इस अध्याय 9 से संबंधित समस्त प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।